खाना भी तुम बर्तन ढककर पका रही हो। इससे सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा और हम सालाना गैस बिल पर 1,500 रुपए तक बचाएंगे। मतलब Right. Welcome to the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj. जी हाँ, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज. आप देख रहे हैं मुझको इनसाइड स्टोरी पर. Of course on Lemon News. जी हाँ, हम इस वक्त हैं Lemon News पर. And the fact that I'm looking like a ghost right now, I've got nothing to do with it. I think we'll correct it very shortly. All right. Okay. This is much better. Thank you so much. Thank you. आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद हर जगह पर अलग अलग जितने भी विपक्षी दल हैं उनके साथ आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है. आज भी भारतीय जनता पार्टी उसी अहंकार में चल रही है. याद रखें, और इस वक्त प्रदीप नाम्बियार जी मेरे साथ हैं, याद रखें 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी की महज सिर्फ 2 सीटें आई थी, सिर्फ 2. जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 सीटें आई थी. अटल जी और अडवाणी जी की उस वक्त पार्टी हुआ करती थी. उन्होंने उठ करके मुसलमानों को, किसी इमाम को, किसी फतवा को, मीडिया को, पूरी जनता को ब्लेम नहीं किया. उन्होंने क्या कहा? जो जनता जनार्दन का आदेश है हमें कबूल है, हमें मानना पड़ेगा. और उसके बाद फौरन 1985 जनवरी से ही काम पर लग गए और 1989 में दे केम बैक विद 97 और वाज इट 98 सीट्स, आई एम नॉट सो श्योर, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी है. उसके बाद 118 सीटें आईं. उसके बाद अटल जी की 13 दिन की सरकार बनी. उसके बाद 13 महीने की सरकार बनी. उसके बाद 6 साल की सरकार आई. लेकिन कभी भी अटल जी ने मीडिया को, कभी भी अटल जी ने किसी फतवा को, कभी भी अटल जी ने या अडवाणी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के नेतृत्व ने कभी भी ये नहीं कहा that we were subjected to ambush voting. This is a first. Pradeep, I'm shocked at this. I'm really and truly surprised at this. Instead of talking about farmer suicides, instead of talking about the agrarian crisis that this country is facing, instead of talking about the huge number of areas, the thousands upon thousands of districts which are at the moment in the grip of a famine, what are we talking about? Ambush voting, fatwas. What is the matter with the BJP, Pradeep? Sir, if you look, electorate in our देश के, they have totally rejected people who have got extremist views, whether it's Sakshi Maharaj or any of the right-wing fundamentalists, as well as Imam Bukhari. People have rejected them. Even political parties don't want to touch them with a barge pole. That is exactly shown in the Delhi polls, where Imam Bukhari declared his support and Arvind Kejriwal refused to accept it, publicly saying that we don't want, आपका समर्थन हमको नहीं चाहिए. Because now the entire electorate has graduated where the census are concerned. They know what is good for the country. They have voted Modi only for development. Whenever he's transgressed that line of development and gone towards hardline politics, they have rejected him. And Delhi is the biggest. But even as far as the development part is concerned, I tell you what, there's a big, you know, there's a bit of an illusion over there. Let's be very clear. जो विकास की जो बात हुई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कही गई थी, आखिरकार विकास किनका विकास? जो पहले से ही विकसित हैं उनका विकास. आखिरकार आज की तारीख में 31 इंडस्ट्रियलिस्ट को, 31 उद्योगपतियों को अपने आसपास रख करके सिर्फ उन्हीं इलाकों का विकास करके जो पहले से ही विकसित हैं, देश का कुछ नहीं होने वाला. जो रीजनल इम्बैलेंस है देश में वो और ज्यादा बढ़ेंगे. जो रूरल अर्बन इम्बैलेंस है वो और ज्यादा बढ़ेगा. आज की तारीख में सबसे बड़ा क्राइसिस रिडन एरिया जो है हिंदुस्तान का, वो रूरल इंडिया है, यानी एक एग्रेरियन क्राइसिस है. जिस विषय के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र किसान नेता किशोर तिवारी जी. किशोर तिवारी जी नमस्कार. नमस्कार. किशोर तिवारी जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है दिल्ली में, मतलब के महज 3 सीटें वापस आई उसकी असेंबली में,
क्या आपको लगता है कि अब जाकर के नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरुण जेटली, इन सब लोगों की आंखें खुलेंगी कि भाई जो हमने वादे किए चुनाव के पहले वो हमें असल में पूरे करने हैं? किशोर तिवारी जी। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, जी लेकिन कल अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट आया जी कि रिफॉर्म तो हम करते ही रहेंगे, जी। चाहे पूरे भारत में 2 या 3 हो जाए तो भी चलेगा। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता मतलब कि भारत में 2 या 3 जनसंघ नहीं बना रहेगा। था, जी तब से भी मुझे लगता नहीं कि दिल्ली के अंदर इतनी बुरी हार हुई है इनकी। जी और मैं तो सोचता हूँ कि किसी बीजेपी या किसी या हार्डकोर आदमी ने भी इनको वोट नहीं दिया इस वक्त। जी इनके खुद के भी न गए और जो आए थे मोदी जी के लालच में वो भी गए। जी अब तो कहते हैं कि वो 10 लाख वाला सूट बेचेंगे। जी नहीं, बहुत बुरे दिन है। और अभी देखो कि इलेक्शन मुझे जो ब्यूरोक्रेसी से मालूम पड़ रहा है, जी एक बुरा बजट आने को जा रहा है। जी गरीबों को जहाँ कोई चांस नहीं है। जी ये कहते हैं कि हम सब्सिडीज विड्रॉ करेंगे, जी फूड सब्सिडीज विड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर रखेंगे। जी मुझे बताओ, आप अनाज गरीबों को देंगे नहीं, जी सब वेलफेयर स्कीम को विड्रॉ करेंगे जी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के नेटवर्क में लाकर उनको चूसेंगे जी और तो करेंगे क्या? अभी मुझे समझ में नहीं आता। अभी ये बजट जो बनाने जा रहे हैं जी किसी भी सीरियस कंसर्न को एड्रेस करने के मूड में नहीं है। जी। और मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी का किशोर तिवारी जी, आपको लगता नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी जमीन से उठी हुई पार्टी है। 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो सरकार चलाई है, 13 महीने तक चलाई है, 13 दिन की तो खैर बात छोड़ दीजिए। लेकिन आज की तारीख में क्या आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अंतर कलह हुआ है उससे लेकर के हर कोई जाकर के ये खड़ा होकर के ये नहीं कहेगा कि भैया आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली का सबक तो लीजिए। जिन लोगों ने आपको समर्थन दिया उनका तो ख्याल रखिए। ये सिर्फ जो 30 के 31 उद्योगपति हैं उन्होंने तो आकर के आपको पैसे दे दिए, उनके आपको लौटाने हैं। वो देश का विकास करके भी लौटा सकते हैं। जी देखो राजीव जी, बहुत गंभीर मसला है जी। इनका मैनिफेस्टो ये सामने रख नहीं रहे जी। और हम लोग जो बात करते थे कि गरीब को सामने रखा जाए और किसानों को सामने रखा जाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको एक्सपांड किया जाए। जी। ये लोग कैसे रिफॉर्म के नाम पर उसे विड्रॉ कर रहे हैं। दुनिया में जहां भी रिफॉर्म भी हो रहे हैं वहां भी गरीबों की रियायतें कम नहीं की जा रही। ऑर्गेनाइज सेक्टर को कुछ भी दिया जाए, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो अमेरिका में भी किसानों को सब्सिडी दी जा रही है और ये चीजें एड्रेस नहीं हो रही। ज्यादा किशोर तिवारी जी, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आज अगर दुनिया में कहीं पर भी फार्म सेक्टर में यानी एग्रेरियन सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर सब्सिडी दी जाती है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दी जाती है। यूएस में सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है फार्म सेक्टर को, और उसके बाद हॉलैंड में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट सर दैट दे आर ऑल सिग्नेटरीज टू द यूरोपियन यूनियन, इसके बावजूद डेनमार्क हो, हॉलैंड हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस में फिशिंग सेक्टर हो, इन सबको गवर्नमेंट सब्सिडी उपलब्ध है। और जहां पर किशोर तिवारी जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जहां पर उस वक्त की सरकार को यूरोपियन यूनियन के जितने भी लुटेरे हैं, मैं उनको लुटेरे मानता हूं, गिद्ध कौवे लक्कड़ बग्गे और गीदड़ मानता हूं, उन लोगों ने जहां जहां पर कन्विंस कर लिया जिस सरकार को कि आप सब्सिडी विड्रॉ कीजिए, ये करिए वो करिए, तो उसका क्या हाल हुआ? ग्रीस का एग्जाम्पल आपके सामने है, यूनान का एग्जाम्पल आपके सामने है आज की तारीख में, क्योंकि दे लीज्ड आउट कंट्रोल ऑफ देयर इकोनॉमी ऑन टू द फ्री मार्केट प्लेस। लुक एट व्हाट हैज हैपेंड टू ग्रीस। किशोर तिवारी जी, आप ग्रीस की बात कर रहे हैं जी, लेकिन भारत के साउथ ईस्ट एशिया के कई देश जो बर्बाद हो रहे हैं इनके पीछे जी, क्योंकि वो देश के पास पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, फिर तो सुपर पावर उनको प्रेस कर रहे हैं। लेकिन भारत में इतनी बड़ी एक शाश्वत लोकशाही आई और जिसके वजह से एक डिफरेंट पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया, क्लियर कट मैंडेट दिया, जी, लेकिन
लेकिन ये सुपर पावर तो बड़े खुश है कि पुराने जो थे वो तो भी प्रो पुअर थे, ये तो भूल गए पूरे। जी। मुझे बताओ, इनके पास समय है क्रिकेट की टीम को वेल विश करने का, इनके पास जी। समय है कि जो क्रिकेट खेलने वाले देश है उनके राज्य नेताओं को करने का, लेकिन इनको नहीं है समय कि महाराष्ट्र के सीएम को पूछने का कि ये दररोज 7-8 सुसाइड हो रहे हैं, किसानों के क्यों हो रहे हैं। जी। हमारी सरकार ने 4.5 करोड़ रुपया आपको दिया नहीं है पिछले 4 महीने से, उसके बारे में आप फॉलो अप क्यों नहीं कर रहे हैं। जी। मुझे नहीं समझता कि कौन बीजेपी में है जो ये सब बातें करेगा। मुझे लगता नहीं कि अभी बीजेपी में जो इनर लीडरशिप है, जिनको जनता की दुखों का दर्द है, उनकी आवाज कोई सुनने वाला है। किशोर तिवारी जी, आपसे ये सवाल मैं पहले भी कई मर्तबा पूछ चुका हूं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि अब बातों का वक्त खत्म हो गया, अब एक्शन का वक्त है? क्या आपको लग रहा है कि एक बार बीच में जिस प्रकार किसान आंदोलित हुए थे, क्या एक बार फिर किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू होगा और एक बार फिर वो लोग हाईवे पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, वरना आपका डिस्ट्रिक्ट लांद करके गढ़चिरौली में चले जाएंगे? जनाब बताएं। मैं राजू जी आपके चैनल पर अभी ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज पूरे हिमाचल जिले से घूम के आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जनता में वो असंतोष अब आ रहा है। जी। वो कौन कैश कर जाएगा मैं बताता नहीं, क्योंकि किसानों में कोई दबंग नेता रहे नहीं। जी। किसानों के नेता भी अपने पुनर्वास के लिए राजकीय नेताओं के शरण में चले गए, और नहीं तो कोई मीडिया में कोई बात होती है इनके दुख की, ना तो कोई समाज में होती है। तो ये लोग, आप जो कह रहे हैं कि गढ़चिरौली से कुछ आएंगे, मुझे लगता नहीं कोई गढ़चिरौली से आने की देर पड़ी है, ये यहीं से ही उठेगी आवाज। और वो अब मुझे लगता नहीं वो दिन दूर है कि राजनेताओं को लोग जवाब मांगेंगे। शायद इसे इनकैश करने वाली कोई नई लीडरशिप आ जाए, और ये होगा ही, क्योंकि अब नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार, हमारे विदर्भ की जनता ने पूरा का पूरा 2009 में कांग्रेस को साथ दी थी, और पूरी की पूरी बीजेपी को साथ देने के बाद बीजेपी के नेता अगर इतना विश्वासघात कर जाए जी। और उनके सबसे बुरे समय उनके साथ न दे, तो वो किसका साथ दे। लेकिन यहाँ पर आप ये बताएं कि आम आदमी पार्टी के जीतने की वजह से, किशोर तिवारी जी, आम आदमी पार्टी के जीतने की वजह से जो किसान दल हैं, किसान नेता जो हैं, आप खुद किसान नेता हैं, और जो हमारा किसान है, और जो हमारा मजदूर है, और जो हमारा किसान मजदूर है, उसके अंदर क्या भावना पैदा हुई है, वो जरा बताएं। नहीं, वो तो कह रहे कि केजरीवाल आने के बाद सब लोग आनंदित हो गए, और बहुत लोगों को ये आशा बनी है कि इतनी बुरी मार खाने के बाद मोदी जी सुधर जाएंगे। जी, आशा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई नई लीडरशिप जब तक सामने नहीं आएगी, किसानों का बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होगा, क्योंकि नेता बेईमान बहुत है। जी। और यहाँ के जो नेता है और लोग भी ये जाति की राजनीति करने की वजह से किसान सारे बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन नई जो पीढ़ी आ रही है वो पीढ़ी चुस्त दुरुस्त है। शायद वो कहेंगी कि हम आपको केजरीवाल दे रहे हैं, आप मशाल हाथ में लो और जला दो। यानी मैं तो मैसेज दूंगा कि जलाने की दे रहे हैं। हमारे हाथ में मशाल, हमारे साथ केजरीवाल, कहने का मतलब ये हुआ। क्या बात है जनाब। लेकिन आपसे ये जानना चाह रहा हूँ किशोर तिवारी जी कि आखिरकार आप ये कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि आप 40 साल से इसमें सक्रिय हैं, हम और आप इसी विषय के बारे में 10 साल से बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप कैसे ये अपेक्षा रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि कोई भी नेता आकर के आपकी बात सुनेगा या आपके साथ सहानुभूति से काम करेगा। आखिरकार जब तक के किसान आंदोलित नहीं होगा, आंदोलन शुरू नहीं होगा, तब तक कोई भी सरकार कहीं पर भी इस देश में आपको सहानुभूति से देखने वाली नहीं है। तो आप आंदोलन कब शुरू कर रहे हैं ये बताएं। हमने प्लान किया है कि जनवरी में हम मोबिलाइज किया, हमने फरवरी में किया, मार्च के फर्स्ट वीक में हम पहले किसानों का एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं अकाल परिषद लेके हम अनाउंस करेंगे, और शायद सारे जो नेता इधर उधर बिखरे पड़े हैं किसान नेता उनको जोड़ोगे, और नई लीडरशिप के हाथ में कमान लेके ये जो बकवास पॉलिटिकल पार्टीज है इनके खिलाफ बगावत हम शुरू करेंगे। हम चेंज चाहते हैं, हम तो ये मांग करेंगे कि मोदी जी रिजाइन करे और महाराष्ट्र की सरकार भी रिजाइन करे, क्योंकि जब तक सरकार ये बजट लेके आएंगी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि इस बजट में भी इन्होंने लोन वेवर रखा नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लस 50% प्रॉफिट का प्रोविजनिंग रखा नहीं है, और रूरल सेक्टर के वेलफेयर सिंह को ये विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अब मशाल लेनी चाहिए, और ये जो आई हुई सरकार है उसको गिराना ये हमने तय कर लिया है। ये जो आई हुई सरकार है इसको गिराना तय कर लिया है,
और इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, क्या इसका कार्यक्रम किस प्रकार होगा, क्या इसके ऊपर कोई सब कुछ तय हो गया है या अभी ये वर्कआउट करना है? जब तक लोगों को मोबिलाइज नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा, और जब तक नई लीडरशिप को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे नहीं होगा, क्योंकि पुराने लीडर ये बकवास होते ये दिख जाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। जी तो हम लोग तो चाहेंगे कि पहले मेथोडोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो, तभी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जी और जो लोग अपने छोटे छोटे लेफ्ट राइटिस्ट के जो विचार लेके चल रहे हैं, जब जिंदगी खतरे में आ गई तो सबको छोड़ दे और जी। जान बचाओ आंदोलन में आ जाए। मुझे लगता है वो खतरा बहुत बढ़ गया है। जी, खतरा बहुत बढ़ गया है। किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो नौबत ना आए कि आपको बगावत करनी पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि वो नौबत ना आए, लेकिन मैं इसको लेकर के कुछ खास उम्मीद नहीं रखता हूं। इसको लेकर के कुछ खास आशावादी नहीं हूं। आखिरकार आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा। किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। राइट, दैट वाज मिस्टर किशोर तिवारी टॉकिंग टू अस, एंड एट द मोमेंट very shortly, not at the moment, very shortly we'll be joined by Medha Patkar as well, and of course we'll show you what Anna Hazare had to say, and very shortly we'll be joined by Mayank Gandhi as well. Pradeep, a very serious situation, a terribly serious situation at the moment in Maharashtra and elsewhere in the rural sector. और जिस प्रकार आज तक कभी इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैंने किशोर तिवारी को नहीं सुना कि वो बगावत करने वाले हैं और वो ये डिमांड करेंगे कि ये जो आई हुई सरकारें हैं ये सब रिजाइन करें, वरना जितने भी किसान हैं जहां पर भी हैं और रूरल सेक्टर के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो सब आकर के आंदोलन करेंगे। और जब गांव का आंदोलन शुरू होता है प्रदीप, तो बड़े बड़े तख्त जो हैं वो हिल जाते हैं। सर, विदर्भ आपको याद होगा जनरल इलेक्शंस में इट वाज अ कंप्लीट स्वीप बाय बीजेपी ने विदर्भ को स्वीप किया था। आज लुक एट हाउ फास्ट द हनीमून हैज गॉट ओवर। It is hardly 8.5 to 9 months and the entire thing has turned against BJP. They are saying BJP is not doing anything in the interest of farmers. प्रदीप जी, आप बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं कि बीजेपी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। जैसे किशोर तिवारी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो धोखा दिया गया है। यहाँ पर आकर के आपने हमें वादा कुछ और किया, 9 महीने होने को जा रहे हैं, आज की तारीख में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और इस बजट के अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आई एम रॉन्ग, कि लोन वेवर की जो बात की गई थी, नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने आकर के कहा था कि मैं लोन माफ करूंगा, आपके जितने कर्जे हैं माफ करूंगा, आपको दोबारा साहूकार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। और आज की तारीख में उसी साहूकार की वजह से और उसी साहूकारिता की वजह से आज की तारीख में आज के दिन भी 7 किसानों ने आत्महत्या की है। मेरा यह कहना है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदीप जी, इस वक्त हमारे साथ मेधा पाटकर जी हैं। मेधा जी नमस्कार। मेधा पाटकर जी नमस्कार। नमस्कार जी, राजीव बजाज बोल रहा हूँ, इनसाइड स्टोरी और हाँ हाँ से जी। बोलिए। मैं मेधा बहुत जी, इंटीरियर में हूँ, कैसे वैसे सुन रही हूँ। मेधा जी, 24 हाँ, तारीख बोलिए। का प्रोग्राम तय है, 24 को जा रही है दिल्ली आप। बिल्कुल तय है, जंतर मंतर पर सभी संगठनों के साथी आ रहे हैं, जी क्योंकि वहाँ अभी जरूरी है कि हम लोग अपनी आवाज संसद के पहले दिन उठाए जी और सभी संसद के दलीय प्रतिनिधियों को चुनौती दें जी कि अगर वो किसान विरोधी, मछुआरे विरोधी, मजदूर विरोधी, ग्रामवासी और प्रकृति पर जीने वालों के विरोधी रुख अपनाएंगे जी। तो वो जीत नहीं पाएंगे अगली बार। लेकिन यहाँ पर मेधा जी, अभी अभी किशोर तिवारी जी हमारे साथ थे हाँ। और हम लोगों की बातचीत भी हुई है बहुत लोगों से विदर्भ में। सब लोगों का ये कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां आए, उन्होंने कुछ वादे किए, आज तक एक भी वादा नहीं निभाया गया। मेधा जी, नहीं, केवल वादा नहीं निभाया गया, इतना ही नहीं तो जो कानून बहुत बड़े जन संघर्षों के, लंबे संघर्षों के द्वारा लाए गए थे, जी उन कानूनों को अब वो पलटने जा रहे हैं। और उसमें पहला निर्णय उन्होंने जो लिया वो है भू अधिग्रहण कानून में बदलाव लाने जी का जी और अध्यादेश लाकर बस देख जी हाँ, और वो अध्यादेश जनवादी अवकाश जितना भी दिलाया गया लोगों को उस नए कानून से, उसे खत्म करने वाला अध्यादेश है। जी हमने ये भी देखा है कि आज तक जितनी जमीनें हड़पी गई है जी ब्रिटिशों के कानून को लेकर, उससे कई गुना ज्यादा जमीन अब भारत में चले जा रहे हैं। जी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से नहीं, ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए जिनके लिए बंजर जमीन पड़ी है वो ले सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एक्सप्रेस वे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
इसी में आए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 3,90,000 हेक्टेयर पहली फेज में लेने जा रहे हैं ये लोग, जी। जिससे गुजरात में सबसे ज्यादा जमीन मोदी जी खुद देना चाहते हैं, गुजरात के किसानों की, चरागाहों पर जीने वालों की, और उसमें दलित आदिवासी भी है। तो लेकिन उसके साथ साथ मेधा जी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तैयार बैठे हैं। जी लेकिन तो मेधा लोगों जी का आपको ये लगता नहीं विरोध है, एक चुनौती होगी, जी। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन मेधा जी आखिरी सवाल, दिल्ली में जो आपकी जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है, क्या उसे लगता नहीं है कि अब मोदी जी जागेंगे? इतना आसान नहीं है उनका जागना, क्योंकि उनको तो पूंजी निवेशों को फिर से बख्शना है। चुनाव में उन्होंने जनता के साथ वादे किए थे मोदी जी ने, बीजेपी ने, लेकिन जिन्होंने पूंजी लगाई उनके साथ भी उन्होंने वादे किए थे जो जाहिर नहीं थे, जो हमें सुनाई नहीं दिए। लेकिन साथ साथ ये अभी पक्का हो रहा है कि वो कहीं पब्लिक बैंक से कर्जा देने की बात हो या जमीन देने की बात हो, वो ऐसे कॉर्पोरेट्स को उनके पक्ष में निर्णय लेकर दे रहे हैं, जो कि किसानों मछुआरों की जीविका पर ही आक्रमण करने वाले हैं और करते जा रहे हैं। जी मेधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। Pradeep, you heard Kishore Tiwari, Medha Patkar, Anna Hazare also saying the same thing, and very shortly we can tell our viewers, very shortly we'll show you Anna Hazare as well। जी हाँ, अन्ना हजारे जी को भी हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 2 मिनट के बाद। अन्ना हजारे जी हमारे साथ थे, एक बार फिर on popular demand we'll show it to you again। Very clearly there's a lot of unrest brewing all over the country। You cannot have this kind of lopsided development anymore। Nobody's saying, यहाँ कोई नहीं कह रहा, अगर कोई ये समझ रहा हो कि जहाँ तक हम लोगों का खबर है हम औद्योगिकरण के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं है। होना चाहिए लेकिन बैलेंस तरीके से होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते दैट यू शुड डू इट एट द एक्सपेंस ऑफ सो एंड सो, यू कांट डू इट। प्रदीप सर, यही चिंता का विषय है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलिस्ट का जिस प्रकार से एक वातावरण पूरे देश में चल रहा है कि मोदी इज ओनली, जो उद्योगपति है उनके सुन रहे हैं, उनके। आज मोदी जी अगर कुछ करना चाहिए, इफ मिस्टर मोदी द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू डू समथिंग, ही हैज टू हैव रिप्रेजेंटेशन अमंग द मोस्ट पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो नहीं है। आज किशोर तिवारी जी, मेधा पाटकर, जितने लोग जो दबे पिछड़े लोगों वर्ग के साथ, जिनके साथ कोई नहीं है, उनके साथ ये लोग जो नेता खड़े हैं, आज इनके इतने फ्रस्ट्रेशन क्रीप अप हो रहे हैं, सामने आ रहा है कि फार्मर्स का कुछ नहीं हो रहा है, रीसेटलमेंट में कुछ नहीं हो रहा है, जो ट्राइबल्स है उनके लैंड का कुछ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ऐसे लैंड एक्ट और एक्विजिशन प्रोसेस चालू करने वाले हैं जो इट इज टोटली डेट्रिमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट ऑफ पुअर। 39 लाख हेक्टेयर अभी सरकार टेक ओवर करने वाली है इन द मुंबई दिल्ली कॉरिडोर, इन द मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी डू यू नो व्हाट दैट मींस? 3.9 million hectares, and all tribal lands going, सब ट्राइबल के जितने not just tribal land, agricultural land। और ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड, वो ये कोई बंजर जमीन नहीं है, उपजाऊ जमीन है, जो आज की तारीख में टेक ओवर कर ली जाएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी जाएगी, और वहां पर सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्क्स नहीं बनेंगे, वहां पर हाउसिंग बनेगी, होटल्स बनेंगे, बाकी सब बनेंगे, एंड it will be almost as if a whole people will disappear, like the indigenous peoples of the United States disappeared, all the red Indian tribes, the Sioux, the Apaches, the Cheyenne. In a similar manner, all our tribes, our people are just going to disappear। Pradeep, sir, don't you think there are some silver linings also in the entire land acquisition जो उन्होंने act law लाए हैं? They talk about 4 times or 4 times the cost of land, 4 times. So why doesn't the Modi government sit along with these kind of local leaders who represent the farmers, who represent the poor of poor, उनके सामने? Why not? Let's be very clear. There's यहाँ पर जरा धोखाधड़ी है. There's a bit of a fraud here, Pradeep। They should sit along with all the farmers and etc., whoever, and talk about the value of the land after development and give 50% of that। आखिरकार डेवलपमेंट के बाद अगर आज की तारीख में 100 रुपए की जमीन है, डेवलपमेंट के बाद वही जमीन अगर 1 लाख की हो रही है, तो 50,000 रुपए आप किसान को दीजिए। Why 5 times? Why 6 times? 5 या 6 गुने का मतलब क्या हुआ? आज की तारीख में जिस जमीन की वैल्यू 400 रुपए है, अगर वहां पर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, उस जमीन की वैल्यू ऑटोमेटिकली 100 गुना, 1000 गुना, ना जाने कितने गुना ज्यादा हो जाएगी। उस वैल्यू की बात करें, इस वैल्यू की क्यों बात कर रहे हैं? लिहाजा there's a bit of a fraud here। Now we'll talk about that very shortly। We'll be joined by Mayank Gandhi। Let's hear, and this is very interesting, you remember Pradeep, we had Anna Hazare with us just the other day। Let's take a look at him again। एक बार फिर देखते हैं
Anna Hazare and what he has to say, because what he had to say was very, very interesting in today's context. Let's hear Anna Hazare again. अन्ना जी नमस्कार। राजीव बजाज बोल रहा हूँ आरकेबी शो से, इनसाइड स्टोरी से। कहिए कैसे हैं? हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। अन्ना जी इतने दिन हो गए आपने मेरे से बात ही नहीं करी। आजकल आप हमसे बात नहीं करते, आप बीबीसी लंदन और न्यूयॉर्क से बात करते हैं, आप हम लोगों से कहाँ बात करते हैं। लेकिन आपसे जानना चाह रहे हैं, दिल्ली में ये इतनी बड़ी जीत जो आई है आम आदमी पार्टी की, बहुत लोग बोल रहे हैं ये आपकी जीत है, यानी आपके खुद की जीत। अन्ना जी बताएं। ना ना नहीं, ये मेरी जीत नहीं है। अरविंद केजरीवाल उनके कार्यकर्ताओं ने की हुई मेहनत जी, उस मेहनत को लगा हुआ फल है जी। और इस जीत के पीछे दूसरा एक कारण है जी बताएं। कि नरेंद्र मोदी सरकार 8 महीने हो गए, 9 महीना हो गए, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन देते रहे, अमल नहीं हुआ उस आश्वासन का। जी। इसका भी रोष समाज में था। जी बिल्कुल। उसका लाभ अरविंद को मिला। जी बिल्कुल। और इसके कारण इतनी बड़ी जीत मिली उनको। अभी अभी मेधा पाटकर जी हमारे साथ थी और मेधा ने ये बोला, मेधा ताई ने, कि जितने भी लोग असक्त हैं, जितने भी लोग प्रभावित हैं इस सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से, जैसे कि वो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया है, भूमि अधिग्रहण एक्ट है, उसके अलावा कैपिटलिस्ट को, अलग अलग लोगों को जो मदद करने वाली बात है, सब लोग 24 फरवरी को दिल्ली पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए कि आप इस तरीके से लोगों को घर से बेघर नहीं कर सकते। अन्ना जी क्या कहेंगे उसके बारे में आप? नहीं, वो मुझे मैसेज आया था जी। अभी मैं सोच रहा है 24 तारीख को, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन के लिए अभी ये जो आंदोलन करेंगे जी, वो तो मैं उनको शुभकामना व्यक्त करता हूँ। अगर मुझे समय मिला तो मैं भी जाऊंगा जी। लेकिन हम एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं, वो एक दिन का नहीं, कई दिन का। जी। और भूमि अधिग्रहण बिल, ये काला धन है जी। और ये सब बातों के लिए जो जो आश्वासन दिए उसका पालन नहीं हो रहा है। जी जी जी। तो भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के लिए बहुत बड़ा खतरनाक बिल है जी। इसको, ये इशू लेकर हम कई दिनों के लिए दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे हैं। जी। हाँ, तो वो अभी तैयारी चल रही है जी। अभी कई संगठन आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सब बात हो रही है जी। हो सकता है 1 महीना के अंदर हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अन्ना जी आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उनसे सब लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि भाई नरेंद्र मोदी आ गए हैं, उम्मीद है जन लोकपाल बिल बनाएंगे, बड़ा अच्छा बिल बनाएंगे, काला धन वापस लेकर के आएंगे, हर एक के अकाउंट के अंदर 15-15 लाख रुपए डालेंगे। आज बोलते हैं कि भाई वो तो एक चुनावी जुमला था। अन्ना जी ये उनको पता था जी कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में हम जमा करेंगे नहीं करेंगे, ये संदेह उनको भी था जी। दूसरा है कि काला धन जी, हमारा काला धन जो छुपा हुआ है वो हमारे देश में आने के लिए इतना आसान नहीं है, उनको पता था जी। और पता होते हुए भी उन्होंने आश्वासन दिया जनता को जी। उसका कारण था कि जनता के वोट लेना, बस जी। आगे जो होना सो होना दो जी। आज वोट लेना जरूरी है, वो काम उन्होंने किया और वोटिंग ले लिया, चुनकर आ गए। लेकिन अन्ना जी ये तो धोखाधड़ी हो गई ना, तो धोखा हो गया ना लोगों के साथ। तो यही तो बात है ना, जो धोखाधड़ी हो गई वो आज जनता के समझ में आ रहा है जी। पहले जनता के समझ में नहीं आया था क्योंकि इनका एक आश्वासन था कि हम अच्छे दिन लाने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे। अभी 9 महीना हो गया, अच्छे दिन तो सिर्फ उद्योगपतियों के आ रहे हैं, बिल्कुल सामान्य लोगों का अच्छा बिल कहाँ है? बिल्कुल। लेकिन अन्ना जी आपसे एक शिकायत है, मेरी शिकायत है, खुद की व्यक्तिगत शिकायत है। वो शिकायत ये है कि आप कहाँ हो जल हो गए। अभी तक ये पूरी जो मूवमेंट चली इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, अरविंद केजरीवाल इतने बड़े नेता बन गए, किरण बेदी भी नेता ही बन गई एक तरीके से, कैसी बनी बेचारी वो, उनके साथ भी धोखा हो गया आज, चलिए जाने दीजिए। लेकिन आप कहां गए? हर कोई आपको मिस कर रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि अन्ना हजारे कहां हैं, आप ये बताएं अन्ना जी। नहीं, अभी तो मैं तो क्या नई सरकार जब सत्ता में आई जी,
तो सत्ता में आते ही आंदोलन करना ठीक नहीं है ना। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। सरकार जब बनती, नई सरकार बनती है, ये बात भी ठीक है जी। तो वो कोई जादू की छड़ी लेकर तो आते नहीं जी, उनको मौका देना चाहिए। इसलिए हमने सोचा था कि 5-6 महीना ये नई सरकार को मौका देना जरूरी है, इसलिए हम चुप बैठ गए, कभी बात नहीं किया जी। अभी 8 महीना बीत गया, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे जी। इसके कारण अभी बोलना पड़ा। और वो भी मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात नहीं, जनता के दिल की बात मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे अन्ना जी एक चीज आपके सामने आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आपका भी वक्त जरा कीमती है। आप ये बताएं कि पर्यावरण मंत्रालय जो है उसने जो CRZ 2 का कानून था कि भाई समंदर के किनारे कुछ बन नहीं सकता वगैरह वगैरह वगैरह, उसको वापस ले लिया। हमारी जो नदियां हैं उसके आसपास केमिकल इंडस्ट्रीज बनाने की भी परमिशन दे दी है। अब आप ये बताएं ये हो क्या रहा है? और अभी जो मुंबई दिल्ली कॉरिडोर बनेगा उसमें तो तकरीबन आधा देश जो है, मतलब 1/4 देश जो है आप उद्योगपतियों को दे देंगे। इसीलिए हम लोग जनता को जगा रहे कि भाई ये उद्योगपतियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। ये देश गड्ढे में जाएगा जी। ये सत्ता जो इनके हाथ में है, ये सत्ता का दुरुपयोग करके जो आज निर्णय ले रहे हैं, ये देश और पीछे जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा जी। आखिरी पीछे सवाल जाएगा वो। अन्ना जी आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है कि हाल ही में आज भी 5 किसानों ने आत्महत्या करी है विदर्भ में, 5, कल 6 ने करी थी। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से आज तक 4000 किसान मर चुके हैं। 4000 किसानों ने आत्महत्या करी है। अन्ना हजारे जी ये हो क्या रहा है? ये क्या मौत का तांडव लग रहा है हर जगह पे? और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का वो जैकेट और कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो क्या ये किसानों की जो आत्महत्या हो रही है ये क्या सरकार को पता नहीं? मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ। ये सब पता होते हुए भी ये किसान विरोधी कानून बना रहे हैं जी, जो किसान गड्ढे में जाएगा जी। और आज जो आत्महत्या हो रही है वो आत्महत्या और बढ़ जाएगी जी। और इसके साथ साथ सरकार के साथ अपनी जमीन बचाने के लिए किसान संघर्ष के लिए भी खड़े हो जाएंगे जी। वो जान की बाजी लगाएंगे जी। तो ये सब बातें आगे होने वाली है। ये क्या इनको पता नहीं? सब पता है, लेकिन सत्ता की नशा ऐसी होती है जैसे शराब की नशा होती है। बेहोश होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ उसके वो होश नहीं होता। ऐसे ये सत्ता की नशा ही ऐसी है। वो बेहोश हो गए सत्ता में, तो मैं क्या कर रहा हूँ समाज और देश के लिए, उनका भी उनको कोई ध्यान नहीं रहता। अन्ना जी तो फिर क्या करना चाहिए ये तो बताइए, क्योंकि आखिरकार देश तो हमारा है, हम अपने देश को नष्ट कैसे होने दें? आप बताओ क्या करना है। नहीं, हम तो ये तय किया है जी कि जिन लाखों लोगों ने बलिदान किया जी 1857 से 1947 तक जी हाँ, और हमें आजादी दिलाई जी, किसको मिली आजादी? क्या मिली आजादी? प्रश्न है जी। और ये 47 साल में जिन्होंने कुर्बानी की जी, तो आज प्रश्न है सब ये इनके निर्णय जो हो रहे हैं इससे पता चलता है कि क्या वो कुर्बानी व्यर्थ हो गई जी। इसीलिए हम लोग तय किया है उनकी कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं होने देंगे, भले हमें कुर्बानी देना पड़े फिर से। क्या बात है जनाब, हम दे देंगे जी, लेकिन उनकी कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यानी आधे मतलब 30 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद अन्ना हजारे जी आपके नेतृत्व में पूरे देश से अलग अलग संगठन आएंगे और एक बार फिर आप देशव्यापी आंदोलन करेंगे। जरूरी है वो जी, क्योंकि ये देश को अगर बचाना है जी तो सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आंदोलन के बिना ये देश नहीं बचेगा जी। जब ये विरोधी निर्णय लेते हैं जी, देश को गड्ढे में डालने वाले निर्णय लेते हैं तो देश तो हमारा है, दुरुस्त बात, देश क्या इनका है? बिल्कुल। जो सरकार में बैठे उनका देश है जी। अरे देश हमारा है, जनता देश के मालिक है जी। और सब जो साधन सुविधा है इसका मालिक सब जनता है। जनता ने तो सेवक बोल के इनको बिठाया वहाँ, दुरुस्त वो मालिक बन गए।
जी जो सेवक बोल के भेजा वो मालिक बन गए, और जो जनता मालिक है उनको सेवक बना दिया। इसको बदलना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अन्ना जी, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं राजीव बजाज खुद पूछ रहा हूं आपसे जी, पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस बार आप कहीं मतलब भूख हड़ताल पे तो नहीं बैठने वाले ना? अभी मैं सभी संगठन जो आ रहे हैं उनके साथ बात कर रहा हूँ जी और जब ये अभी आगे 15-20 दिन में तय होगा, दिल्ली में भी हमारी मीटिंग होगी कई लोगों के साथ, वो उनको हम पूछेंगे कि आंदोलन की दिशा कैसी हो, क्या हो। अगर ऐसा तय हो गया जी तो मैं तो अनशन के लिए भी आगे पीछे नहीं देखूंगा। अन्ना जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है अभी, माफ कीजिएगा, अच्छी रहे, लेकिन आप कृपा करके अपनी सेहत के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर हम सब के लिए इतना बड़ा कष्ट ना उठाएं। अनशन पे बैठने के लिए, भूख हड़ताल पे बैठने के लिए बहुत अन्य लोग हैं, आप सिर्फ नेतृत्व करें। जी, हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं ना जी, तो हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो ये हमारा सौभाग्य है ना। जी जी, उसकी चिंता क्यों करना हम? जी, क्या बात, देश के लिए करना चाहिए। दुरुस्त बात, दुरुस्त बात। हाँ। अन्ना जी, आखिरी सवाल, अरविंद को अभी आप क्या मैसेज देंगे? अरविंद केजरीवाल जी को किस प्रकार आशीर्वाद देंगे आप ये बताएं, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट लेकर के वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको आप क्या गुड विशेस देंगे जरा बताएं। वो आपके चेहरे हैं, आज तक आपकी तस्वीर अपने सामने रखते हैं, आपका पैर छूते हैं, उसके बाद ही जाकर के कोई काम शुरू करते हैं। जी बताएं। नहीं, मैं शुभकामना दी है, उनको आशीर्वाद भी दिया है और मुझे विश्वास है कि वो अच्छा काम करेगा। पीछे जो छोटी मोटी गलती हो गई है वो सुधारेंगे। अभी उन्होंने मान लिया कि मैं कई बार गलती किया, लेकिन आगे मेरी गलती नहीं होगी। मैं ये इन गलती को नहीं होने दूंगा, मैं करूंगा, वो देश और समाज की सेवा करूंगा, ये उन्होंने तय किया। जी बिल्कुल। तो वो हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। और किरण जी को क्या कहेंगे आप, किरण बेदी जी को? अभी वो उनका प्रश्न है। चलिए, अन्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप अनाउंसमेंट करेंगे, ऐलान करेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, उस दिन भी आप हमारे साथ बात करेंगे। अन्ना जी, जी 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 जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Right, that was अन्ना हजारे with us just day before yesterday। परसों अन्ना हजारे जी हमारे साथ थे और जैसा कि आप जानते हैं, अन्ना हजारे जी ने यहीं पर इसी शो के दौरान इसी चैनल पर ऐलान किया कि वो भी अपना एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं और 24 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है, जिसका भी ऐलान मेधा पाटकर जी ने यहीं पर इसी शो में किया था पहली बार, 24 तारीख को, 24 फरवरी को जब वो दिल्ली पहुंच रही हैं सभी लोगों के साथ, जितने भी प्रभावित लोग हैं, इस सरकार के नए नए कानूनों के प्रभावित लोग हैं, भले मछुआरे हो गए, भले भूमिहार हो गए, भले भूमि वर्कर्स हो गए, भले किसान हो गए, उन सब को लेकर के वो भी पहुंच रही हैं 24 तारीख को। उन्होंने भी कहा कि ये एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन होने वाला है। लेकिन फिलहाल एट द मोमेंट विद अस आवर वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंड Mr. Mayank Gandhi right over here. Mayank, congratulations to you. We didn't have a chance to congratulate you personally, so congratulations to you on a massive victory. Congratulations, Mayank. Thank you. It's a victory of the people of the Aam Aadmi. क्या बात है जनाब, क्या बात है। मयंक गांधी साहब, अब आप ये बताएं, चलो दिल्ली तो आपने फतह कर ली, अब दिल्ली फतह करने के बाद दिल्ली पे आपने झंडा गाड़ लिया लाल किले के ऊपर, अब इसके बाद आप लोग काम करेंगे, चलो लाल किले के ऊपर नहीं, सेक्रेटेरिएट के ऊपर जिन्होंने झंडा गाड़ी लिया है, लाल किले पे भी देखेंगे क्या होगा आगे जाके। अब आगे क्या, जहाँ तक मुंबई का प्रश्न है, मुंबई के लोगों की बहुत उम्मीदें हैं आपसे, हम लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं आपसे। हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार दिल्ली में सब लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, हर एक को अपने साथ लेते हुए, वास्तविकता में, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एक स्लोगन था, सबका साथ सबका विकास, आपने वास्तविकता में सबका साथ लिया है। अब सबका विकास करते हुए, सबका साथ लेते हुए मुंबई शहर के लिए आप क्या करने वाले हैं, बताएं। देखिए, मुंबई की जनता भी ये कह रही है कि हमने कौन सा पाप किया है। जी, दिल्ली में एक ऐसी सरकार बन सकती है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेगी, बेटर गवर्नेंस देगी। जी, तो मुंबई को तो बहुत ज़रूरत है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शायद वन ऑफ द मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस है एंड वन ऑफ द रिचेस्ट।
36,000 करोड़ का बजट है। The last year's budget, utilized budget was 33,512 crores. Right. बाकी 300 करोड़ जो था वो unutilized है अभी तक। जी। ठीक है, तो इतना पैसा को सारे नोच के खा रहे हैं बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉर्पोरेटर्स और बीएमसी के एम्प्लॉयज। तो जिस प्रकार का काम चल रहा है वो इतना गंदा काम चल रहा है दैट वी आर द 8th filthiest city in the world. That's right. तो हमें ये लग रहा है कि इफ दिस मनी इज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, अगर करप्शन हम 0% कर दें, हमारा ये कॉल ही है इस टाइम, 0% करप्शन 100% स्वराज। तो 0% करप्शन कर दे, 36,000 करोड़ में वी कैन गेट सम ऑफ द फाइनेस्ट पीपल, कंसल्टेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और 36,000 करोड़ में वी कैन गिव यू अ वर्ल्ड क्लास सिटी। इतनी डर्टी, इतनी गंदी सिटी की जरूरत नहीं है, इंटेंट नहीं है। बाकी पैसे हैं, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन इंटेंशन जब गलत होता है, पैसा कमाने का जब इंटेंट होता है, 20 साल से बीजेपी शिवसेना की सरकार है, लूट रही है। एक आप पेपर निकाल के दिखा दीजिए बीएमसी के अंदर बिना पैसे, एक काम करके दिखा दीजिए बिना पैसे, कुछ नहीं होता है। दिस इज अ ब्लडी मनी मेकिंग रैकेट। और मुझे लग रहा है कि ये हमारे पैसे हैं, ये हमारी सर्विसेज के लिए बीएमसी बनी है, एंड वी नीड टू एंश्योर दैट दे गिव अस गुड सर्विसेज विदाउट करप्शन। रविवार को आप कुछ करने वाले हैं, 15 तारीख को कुछ करने वाले हैं? 15 तारीख को एक हम परिवर्तन रैली करने वाले हैं, थोड़ा डांस करेंगे, गाएंगे, खूब मजे करेंगे। तो ये सांताक्रूज स्टेशन से हम शाम को बिल्कुल जू तक जाएंगे। बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी आ रहे हैं, हमारे म्यूजिक वाले भी आएंगे, गाना भी गाएंगे, डांस ग्रुप्स आ रहे हैं, स्ट्रीट प्लेज आ रहे हैं, तो नारेबाजी करेंगे, तो मशाल लेके जाएंगे। तो ये मुंबई वासियों को भी कहते हैं, आप भी इसमें शरीक होइए। दिस इज द चेंज that this country needs. Pradeep, you wanted to ask something? Go ahead. No, we want to ask because those scams हम लोग कल पढ़ रहे थे. Yesterday Mr. Khairnar was there with you, and 700 करोड़ जो है contracting scam. We're talking about the BMC. 100 करोड़ e-tendering scam. E-tendering was recently introduced. Yes. 100 करोड़ e-tendering scam. 2,852 scam crore, 2,850 crores with the audit department doesn't know where the money is gone. 2,600 crores of garbage scam. You know, there is no scam less than 100 crores, and some say on people, as you said yesterday, 500 crore से कम, even journalists are not interested in pursuing and looking after. कहने का मतलब ये हुआ कि ये अभी तो आपने 9,000 करोड़ तो आप ही ने गिरा दिए। And Mr. Khairnar was telling you, if corruption stops, 15% बजट में जो existing budget है, 15% में Mumbai can be run, the entire BMC can be run properly. Even that is, if that is an exaggeration. If you talk about 50%, I mean, look at the amount of value and money that you have saved, and value and money that has gone down the drain since years, where political parties thinks it's a fundamental right and duty to milk the BMC for their political party, for funding their political campaigns, for funding them. I mean, this has to stop. And after the Delhi, as we discussed, it could be a trendsetter. It is setting a trend, and like the whole nation wants Kejriwal to succeed there, except the BJP and the Congress. And if he succeeds, and this probably will be a success of the entire nation, where you can follow the same example after this in the BMC. No, in effect, what we are really saying, Mayank, is that the whole city of Mumbai is actually waiting for you. पूरा मुंबई शहर जो है वो इंतजार कर रहा है कि आम आदमी पार्टी जो करिश्मा, जो मिरेकल आप लोगों ने दिल्ली में किया, उम्मीद करते हैं कि मुंबई करों के साथ भी वही होगा। अरे के मैं ये कह रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ मच बेसिक लेवल। ये हमारे पैसे, ये हमारे टैक्सेस हैं। दुरुस्त बात। Why are we not involved in the decision making? Absolutely. So what we talk about the 100% Swaraj is that at every mohalla we will be making a mohalla committee. Ji. That mohalla committee will be involved in the budgeting of the whole place, where the money will be spent, how it is spent, and before any payment is made to contractors, that mohalla sabha along with a civil engineer will sign that this work has been done properly, after which the payment needs to be made. So completely citizen audit needs to be made. So really we want power. But we want power not for ourselves, but we want this power to go to the people of this लेकिन मयंक जी यहाँ पर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। जहाँ तक ये बीएमसी का सवाल है, बीएमसी में जो इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, जो पूरी बीएमसी का जो स्ट्रक्चर है, 1888 से लेकर के आज तक थोड़ा सा अंतराल बीच में रहा था जहाँ पर मेयर इन काउंसिल आया था, लेकिन आज की तारीख में जो मेयर साहब हैं, हमारे जो महापौर हैं, जो हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, यानी इलेक्टेड नगर सेवक हैं, उनके पास कुछ खास ज़्यादा पावर्स नहीं हैं। अगर हाउस के अंदर कोई चीज़ पास भी होती है, द कमिश्नर कैन ओवर रूल। मेरा ये कहना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू इंश्योर, चलिए आप नगर सेवक अगर आप लोग जीत करके आ जाते हैं, बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद आम आदमी पार्टी आर ऑनेस्ट। माई पॉइंट इज, हाउ विल यू इंश्योर द ऑनेस्टी एंड द ब्यूरोक्रेट्स?
How will you ensure honesty among the peons, among the clerks, among the section officers, among the directors, among the deputy directors, among the joint secretaries, and among the commissioners and the deputy commissioners, and so on and so forth? How will you ensure that? No, we intend to set up a cell where we will take complaints for corruption. We will, if necessary, even today we are doing that. When we get these complaints of corruption, we go to the Anti-Corruption Bureau. We have trapped so many people. We have sent people to jail. When we are in power in BMC, we are going to ensure that that happens. If not formally, because we may not have the power, the state may have the power, but informally, we will be a big force in BMC to ensure that corruption stops completely. जी, and as far as the response from Mumbai is concerned, what is the response that you are getting? आज की तारीख में जो आपको response जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, टोपी पहन के, सारे लोग शीशे उतार के ऐसे ऐसे थम्स अप कर रहे हैं, कब आ रहे हो मुंबई में. सो एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम टॉकिंग टू द रिपोर्टर्स, और वो बोल रहे हैं कि हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे एकदम खलबलाहट है कि आम आदमी आ जाएगी. हमारा जो एक जिस प्रकार का राज है, चोरी चौपाटी सब मिलके जो खाते हैं बांटते हैं, ये लोग तो कोई सेटलमेंट वाले हैं नहीं. ये हमारा खाना पीना बंद कर देंगे, और करना भी चाहिए. बिल्कुल इनका जो भी करप्शन है टोटली बंद करेंगे. जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे थे, आप हमारे दर्शकों को याद होगा कि 3.5 के 4 महीने पहले जब ये इनसाइड स्टोरी यहाँ पर शुरू हुई थी, तब हम लोगों ने, मतलब मयंक जरा देर में आए, उसके पहले एक और मयंक आए थे यहाँ पे, उनसे हमने ये सवाल पूछा था कि भाई आजकल आप लोग कर क्या रहे हैं. वहां से लेकर के यहाँ तक इतनी लंबी जर्नी आप लोगों ने मतलब तय की है, इतना लंबा सफर आप लोगों ने तय किया है इन सिर्फ 3 के 4 महीनों में. प्रदीप, जिस बात की आप बात पहले कर रहे थे, वही पुराना वाला माहौल वही वापस नहीं आया है. मुझे लगता है कि 10 गुना ज्यादा उत्साह से वापस आया है. प्रदीप, एग्जैक्टली सर, पीपल आर वेटिंग, बिकॉज जैसे हम कह रहे थे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं हो रहा, 3-3, 4-4 घंटा बैठते हैं लोग, एनसी लेके छोड़ देते, वेयर एफआईआर हैज टू बी रजिस्टर्ड, और एनसी लिखवाने के लिए भी एनसी लिखवाने के लिए भी पैसे चाहिए. जब तक आप पैसे नहीं दोगे, एनसी भी नहीं लिखेगा. आई रिमेंबर पुलिस स्टेशंस एंड पुलिस ऑफिसर्स सेइंग, अरे बाबा मेरा दोस्त है, मैं पैसा देता हूं, बिकॉज दैट पर्सन विल नॉट मूव हिज पेन until he is paid something. Now that is the thing you have to change, and people are waiting for a change. In fact, municipality में कल हम लोग बोला, झोपड़पट्टी में रिपेयर करना हो, छोटे घर में रिपेयर करना हो, गांवठन में रिपेयर करना हो, या बिल्डिंग प्रपोजल में कुछ पास करना हो, सब जगह आपको पैसे देना पड़ेगा. जैसे आप कह रहे हैं कि खिड़की भी ठीक करना हो, या किसी गरीब का कोयला जो रूफ है उसको ठीक करना हो, उधर भी म्युनिसिपालिटी वाले पहुंच के पैसे मांगते हैं. नाउ दिस, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट, वहां भी पैसे. बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात कहता हूँ. जी बताएं. हम ये सोच रहे थे कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता पैसे कहाँ से कमाते हैं, यानी सबके पास अपनी एसयूवी आ जाती है, गाड़ी आ जाती है. तब ये पता चला इनका काम होता है कि कहाँ पे काम चल रहा है. समझो आपने खिड़की ठीक कर रहे हो, कहीं पे टाइल्स रिपेयर कर रहे हो, तो उनको पता चल जाता है. वो जाते हैं म्यूनसिपल ऑफिसर को और कहते हैं भैया यहाँ पे आ जाओ. वहाँ 10,000 रुपया 20,000 रुपया ये लोग ब्राइब लेते हैं, और कुछ ये पार्टी के वर्कर्स को देते हैं. तो ये पूरा रैकेट बन गया है पॉलिटिकल पार्टीज और बीएमसी के वर्कर्स के लिए. तो हम ये कह रहे हैं, इतनी बहुत बड़ी बात हम ना करें. हम ये कहें कि इस शहर के लोग शांति से अपनी ज़िंदगी जी सके बिना पैसे दिए, ऐसा ज़िंदगी क्या हम उनको बना के दे सकते हैं. मयंक जी, यहाँ पे दूसरी चीज़ आपके सामने हम लोगों ने पहले भी बात रखी थी, डीम्ड कन्वेंस एक शुरू करी थी सरकार ने. आज की तारीख में, जैसा कल खैरना जी से भी बात हुई थी, सबके सामने मैं बिल्कुल बेझिझक होके हम लोगों ने यहाँ पर दिखाए भी थे. एजीएम में, हाउसिंग सोसाइटीज की एनुअल जनरल मीटिंग्स में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि 25 लाख रुपए जाकर के डिप्टी रजिस्ट्रार को देने हैं फॉर कन्वेंस. A proper resolution has been passed. No, My point is, what is going on here? Absolutely. Why? Deemed conveyance is such a big thing, but I want to point out to one more thing. आप बिल्डर से बात करेंगे तो वो बताता है 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट तो हमको करप्शन का देना पड़ता है. 1200 रुपया उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितना उसको करप्शन के लिए पैसे देना. क्यों? सो आई मीन देयर इज दिस होल रैकेट गोइंग ऑन, और 36,000 करोड़ रुपए के पीछे चल रहा है. But the other thing that you mentioned, Mayank, is worth looking at. Mumbai, Bombay, the old Bombay, is the 8th dirtiest city in the world. Absolutely. मतलब जितने गंदे शहर हैं, गंदे से गंदा जो शहर है वो अगर नंबर 1 पर है तो हम 8 नंबर पर हैं. मतलब कि हमें शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए. बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे साफ है. जी, 36,000 करोड़ के बजट का शहर, 36,000 करोड़ के बजट का शहर, और आज उसका ये हाल बेहाल है. मतलब कि इट्स एन ओपन लैबोरेटरी. कहने का मतलब ये हुआ. मैं मोदी जी को पूछता हूँ, आप स्वच्छ भारत की बात करते हो, सारे फिल्म स्टार्स को उठा के झाड़ू मरवाते हो,
आपके हाथ में बीएमसी है, साफ करवाइए। जी। पूरा स्वच्छ भारत के सारे फोटो देने के बजाय अपना काम करने दे दीजिए, सब कुछ स्वच्छ अपने आप हो जाएगा। जी, but do you think he'll do it? ऑफ कोर्स, Do you think he will do it? Do you नो think ही will विल do it? नॉट। Why won't he do it? I mean, ये just आप a thought. सोचिए, मैं आई जस्ट गिव यू वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, थोड़ा लंबा है लेकिन सुनने जैसा है। जी बताएं। यहाँ पे हम एक हमारा कार्यकर्ता है, वो जो स्वीपर है बीएमसी में, उनका सैलरी है 29,300 रुपीज़। जी। वो क्या करता है कि वो उसके पास एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको वो काम दे देता है। वो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को रखता है 4-4 हज़ार रुपया पर लोकेलिटी में। ये पैसा अपना लेता है, इतना सैलरी गांव में जाके बैठते हैं और वहाँ पे वो मनी लैंडिंग करते हैं 2% 2.5% पे। तो लुक एट द, तो सिस्टम क्या है, यानी जो स्वीपर है वो सब कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, वहाँ पे वो साइन भी कर लेता है। वो साइन भी ऐसे मुझे बता रहा था उसने कि मेरा नाम कुछ अखिल भारद्वाज है, तो अ और ब ऐसा बड़े अक्षर में लिखता है। बोलता है जो भी वो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है सुबह जाके अ ब लिखता है, 4,000 रुपया पर एरिया उसको मिलता है, इसको 28,000 समथिंग रुपीज मिलता है। तो आई एम जस्ट सेइंग, क्या मैनेजमेंट है, कितना लूट है और कैसे फिर स्वच्छ होगा? वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? तो आप कैसे स्वच्छ करोगे? तो ये पूरी सिस्टम को चेंज करना। But isn't that awful? Isn't that awful? I mean, man, come on, look at this. We got independence in 47. I'm sorry to belabor the same point over here again and again and again. We are today in 2015. We are looking at 68 years later. मतलब 68 साल के बाद आज की तारीख में मुंबई शहर and by the way, Bombay at that time was considered the queen of the Orient. Everybody used to come to Bombay. You know, every Hollywood film star, right from Margaret Lockwood to James Mason to Gregory Peck to Joan Fontaine, I mean, Clark Gable, everybody has come over here. And, you know, Bombay was one stopover that everybody had to make. आज की तारीख में हम लोगों ने मुंबई शहर का हम लोगों ने क्या कर दिया, आपसे जानना चाह रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल बेहाल कर दिया, और टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कलेक्शन बढ़ रहा है। सो इट्स नॉट एज इफ देयर इज नो मनी, इट्स जस्ट टेरिबल मैनेजमेंट ए एंड बी, एवरीथिंग लिंक टू करप्शन। और मैं ये आपको कह रहा हूँ, शिवसेना जैसे है, शिवसेना का मेन सोर्स ऑफ फंडिंग इज बीएमसी। दैट्स राइट। बीजेपी का मेन सोर्स ऑफ फंडिंग, यानी कॉर्पोरेटर का, आप एक कॉर्पोरेटर बनते हो, स्लम में कहीं रह रहे हो, छोटी सी 5-7 हज़ार की इनकम है, आप जैसे कॉर्पोरेटर बनते हो, 1 या 2 एसयूवी आ जाती है। कहाँ से आती है ये एसयूवी? कैसे वो पैसे बनाते हैं? उनका तो 10,000 रुपीज का सैलरी है। तो ये पूरा रैकेट के पार्ट है। मयंक जी, प्रदीप जी, आपको याद होगा खैरनार साहब यहीं पर बैठे थे, उन्होंने यही कहा कि वो लोग जब चुनाव में खड़े हुए नगर सेवक के चुनाव के लिए, जिनके पास जो वो कुड नॉट अफोर्ड अ बाइसाइकिल, साइकिल नहीं थी उनके पास, आज की तारीख में वो बड़े बड़े टाउनशिप के मालिक हैं, बड़ी बड़ी टाउनशिप के मालिक हैं, आज की तारीख में हजारों करोड़ों के मालिक हैं। लेकिन चलिए, वो तो खैर आप लोग आएंगे, I hope all of you guys succeed. But the most important point over here is, and this is a message across to all of our viewers. I'm so sorry for sounding trite and you know, superficial, but this is not really superficial because this is our city. जैसे दिल्ली हमारा शहर है, मुंबई हमारा शहर है, इस शहर की जिम्मेवारी हमारे पास है। सिर्फ अगर आज आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई या किसी और की आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की जिम्मेवारी खत्म हो गई। मयंक, नो, ये कह रहे हैं द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी इज इटर्नल विजिलेंस। यस, एवरीवन शुड बी विजिलेंट। अगर आम आदमी पार्टी भी फॉल्टर करती है तो पकड़िए आप जी, बिल्ड अप अ सिस्टम बाय विच यू कैन कैच देम। जैसे दिल्ली के अंदर अब जन लोक आयुक्त आ जाएगा, अगर अरविंद केजरीवाल भी करप्शन करेगा तो आप जन लोक आयुक्त के अंदर उसकी कर, तो बिल्ड अ सिस्टम बाय विच यू कैन डू दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, कि सबकी सरकार है। प्रदीप जी, क्या और यहाँ पर आई एम सॉरी फॉर डाइवर्टिंग, you know, because this is not the right time to talk about it, but after this we will never be able to talk about it. Mike, do you have anything to say with regard to the ambush voting and the fatwa that helped you win the Delhi elections? Do you want to say something about it? After all, this is your own former colleague who's saying it. It's not anybody else. I think there's a lot of frustration with the results. जी, और फ्रस्ट्रेशंस के समय आप उस कलीग को जानते हो कैसी कैसी बातें करते हैं जी, तो उनको मैं कितना क्रेडिट दे सकता हूँ? कौन सा फतवा ये उन्होंने कहा और हमने रिजेक्ट कर दिया। पहली पार्टी है, उसने बीजेपी को सपोर्ट किया तो उसने नहीं रिजेक्ट किया। जब लोकसभा में उन्होंने सपोर्ट किया तो उन्होंने नहीं रिजेक्ट किया। हम अकेले ऐसे कम्युनल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हैं। Sir, now after Delhi, I mean, people want Aam Aadmi to storm Mumbai BMC. and before that there is Bangalore. There is. But Yes. here, huge expectations from the Aam Aadmi Party. But they have a pro-poor
pro-people approach, that is definitely 100%. But what we are talking about is pro-development to end this bureaucracy and red tapeism in this entire system. जहाँ छोटे से छोटा काम से लेके आपको इतना परमिशंस के लिए एक रीडेवलपमेंट प्रपोजल है तो अबाउट 60 to 70 and Mayank over here, what Pradeep is asking is major. Please reply to this, because there are over, as you know, you have been involved with the infrastructure industry yourself. There are over 900 sites which have been lying idle now for the last 4.5 years. What do you plan to do over there? No, absolutely. This is the problem. It's not, we are not anti-development. On the contrary, we want development. But it should be a level playing field. जी. सिर्फ कुछ क्रोनीज हैं जिसको जो मिनिस्टर के घर पे बैठते हैं उनको उनके प्लान पास हो जाते हैं, दूसरे के नहीं होते हैं. तो ये वाला जो है इसको बंद करने की जरूरत है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है. जितने भी हैं रूल्स उसको हम एक एक को लेंगे, एक्सपर्ट्स को बिठा के सारे रूल्स को हम सिंप्लीफाई कर देंगे. सो दैट आई जस्ट ड्रीम दैट इफ वी कम इनटू बीएमसी वी आर गोइंग टू मेक लाइफ सिंपल. Single window clearance. Single window clearance. Sorry? Single window clearance. Absolutely. That's what we call simple. वो अपना काम जाके वो बर्थ सर्टिफिकेट ले सकता है, डेथ सर्टिफिकेट ले सकता है, कंप्लेन कर सकता है, रोड साफ करवा सकता है, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो रियली वी हैव टू हैंड ओवर पावर टू द पीपल एंड कीप चेक्स एंड बैलेंसेस सो दैट अब्यूज एंड मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. पूरी वर्ल्ड में इस तरह चल रहा है. All cities are functioning so beautifully because of this kind of corruption and because of a poor intent. This is the halat that we have made Mumbai. और आपने दिल्ली के अंदर तो चलिए जहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी ऑडिट कराने की बात करी है. मैं उम्मीद करता हूँ कि वही चीज़ मुंबई शहर में भी होगी. हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, BSES हो गई या MSEB हो गई, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी भी आप ऑडिट करवाएंगे. और हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सालों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिम के दक्षिण में कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो इतनी है और 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है जैसी आप महिम के पूर्व में आते हैं. इसका क्या मतलब हुआ, ये बताएं. मैं और एक आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन कह रहा हूँ जी, कि दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी आज के दिन में इज मच लेस देन मुंबई का. जी बिल्कुल. और वहाँ पे ऑडिट होने के बाद ये 50% हो जाने वाला है. तो आप सोच सकते हो कितना स्कोप है. जी. तो 100% इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे के ऊपर हम लड़ने वाले हैं. बिजली के मुद्दे के ऊपर आप बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूं लड़ने वाले हैं. ये एक आदमी को अफेक्ट करता है, गरीबों को तो इतना अफेक्ट करता है. जी. और आपसे आखिरी सवाल ये, मतलब चलिए अभी वक्त बहुत कम रह गया है, लेकिन फिर भी आपसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत पुराना प्रपोजल था. एक बार फिर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये दिल्ली के अंदर प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है. आप लोग इस पर काम कर चुके हैं. मैं उम्मीद करता हूँ मुंबई में भी काम करेंगे कि जो रूफ टॉप्स हैं उनको आप अवेलेबल कर देंगे सोलर के लिए. कैन यू इमेजिन, यू विल गेट ओवर 1 million hectares. 1 million hectares of solar plant you will get, you know, and that power, once the equipment is installed, is virtually free. Absolutely. See, creative solution will have to be found. जैसे रन ऑफ वाटर है जी, बारिश का पानी सारा समुद्र में जाता है जी, उसको हमने यूटिलाइज कर दिया तो पानी का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है. जी. इसी तरह बिजली में आपने कहा वैसे सोलर काम लगा सकते हैं, विंड लगा सकते हैं. वी आर इन अ जोन वेयर ट्रिमेंडस विंड इज कमिंग नियर द सी फेस. कैन वी कन्वर्ट इट? अगर हम ये रूल बना दे कि कोई भी बिल्डिंग को हम परमिशन पास तब तक नहीं करेंगे जब तक 25% वो खुद अपना पावर नहीं क्रिएट करे. That's right. Yeah, there are so many creative solutions. Being an urban planner, I know that what is the thing, how can we convert waste into power? There's so much that one can do, but it just needs the will, it needs expertise which we can take from anywhere, and there is more than enough funds to make it happen. The intent needs to be correct. Right, man. And congratulations again for a fantastic victory in Delhi. Everybody is hoping that you will repeat the same thing over here in Mumbai. About Bangalore, I don't know all that much. I think you're standing for election in April. I don't know what the result will be. But as far as Mumbai is concerned, Mumbaikas are eagerly waiting for the miracle of Delhi to be repeated over here. Thank you so much, Mayank. And Thank you. congratulations once again. Right, from Pradeep and me, that's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. आज की Inside Story में सिर्फ इतना ही. जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, we'll of course be back with you tomorrow at the same time. Tonight you heard किशोर तिवारी जी, आपने मेधा पाटकर जी को सुना, आपने अन्ना हजारे को सुना, और मयंक गांधी जी ने जो कुछ कहा वो आपने सुना. 23 और 24 तारीख को अन्ना हजारे जी दिल्ली पहुंच रहे हैं, मेधा पाटकर जी भी वहीं हैं, मयंक गांधी भी शायद वहीं होंगे. उम्मीद ये कर रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को लेकर के जो सरकार का रवैया रहा है उसके खिलाफ ये एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन शुरू होने वाला है. एंड रिमेंबर, you heard it right here first, right here on the Inside Story with me, RKB, on Lemon News. Right? See you tomorrow. Till then, keep watching Lemon News. Bye-bye.